हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज से हम लोग जीएस की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जीएस जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस और विज्ञान साइंस। फिर सोशल साइंस को चार भागों में बांटा गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। फिर साइंस को तीन भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर और टेक है, उसे हम लोग फिजिक्स के साथ ही मिलके पढ़ेंगे। और एक और सब्जेक्ट है करेंट अफेयर। तो आइए अब हम लोग इसे नोट कर लेते हैं, फिर इससे आगे देखते हैं। जीएस जनरल स्टडी। सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन। फिर सामान्य अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है। पहला सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। दूसरा विज्ञान, साइंस। पुनः सामाजिक विज्ञान को चार भागों में बांटा गया है। हिस्ट्री, पहला भाग हिस्ट्री। दूसरा ज्योग्राफी। तीसरा इकोनॉमिक्स। चौथा पॉलिटी। अब साइंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। एक और सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर और टेक, उसे हम लोग फिजिक्स के साथ ही पढ़ेंगे। इस सब के अतिरिक्त एक और नया विषय, एक और सब्जेक्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है करेंट अफेयर्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? जीएस जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, पहला सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, दूसरा विज्ञान यानी साइंस। फिर सामाजिक विज्ञान को चार भागों में बांटा गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। और साइंस को तीन भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्यूटर और टेक को हम लोग फिजिक्स के साथ ही पढ़ेंगे। एक और सब्जेक्ट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो है करेंट अफेयर। अब हम लोग इसमें देखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मली मार्केट से लूसेंट लेके आते हैं और उसका शुरू का 3-4 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें जीएस डिफ़िकल्ट लगने लगता है और वो जीएस पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, जीएस जो है सो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जीएस ही है। हम लोग इसमें पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉलिटी समझने में सबसे आसान होती है और अगर हम इसे एक बार समझ जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं पॉलिटी के बारे में।
पॉलिटी। पॉलिटी को हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक है राज्य, दूसरा व्यवस्था। हम लोग जिसे राज्य समझते हैं वह राज्य है ही नहीं, जैसे बिहार, एमपी, यूपी ये सभी राज्य नहीं हैं। राज्य होने के लिए 4 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं, हम लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 4 क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। और व्यवस्था, सिस्टम, हमारे इंडिया में सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। आइए अब हम लोग इसे नोट करते हैं, फिर इसके बारे में समझते हैं। पॉलिटी को हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था। ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक राज्य, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक राज्य, दूसरा व्यवस्था। राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं और व्यवस्था यानी सिस्टम। अब राज्य होने के लिए 4 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। पहला, भूभाग होना चाहिए या निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग। दूसरा, जनसंख्या होना चाहिए। तीसरा, सरकार होना चाहिए, सरकार या गवर्नमेंट। और चौथा, संप्रभुता होना चाहिए। तो निश्चित भूभाग मतलब एक सर्टेन एरिया होना चाहिए, टेरिटरी होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। ये निश्चित भूभाग तो समझते होंगे। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता क्या होता है कि उस राज्य में किसी दूसरे देश का दखल नहीं हो, वो अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम हो। और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसका अनुच्छेद 12, उसी में राज्य का परिभाषा दिया गया है, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब व्यवस्था, हमारे इंडिया में सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला, लेजिस्लेटिव, विधायिका। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और लास्ट, जुडिशियरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो हमारे पॉलिटी को हम लोग हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज्य व्यवस्था। राज्य यानी स्टेट, व्यवस्था यानी सिस्टम। तो स्टेट होने के लिए 4 क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं। पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए, दूसरा, जनसंख्या होना चाहिए, तीसरा, सरकार होना चाहिए, चौथा, संप्रभुता होना चाहिए। इस तरह से सिस्टम को हमारे इंडिया में 3 भागों में बांटा गया है, एक लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो अब आइए हम लोग इससे आगे समझते हैं। अब हम लोग पॉलिटी का डिफिनीशन के बारे में समझते हैं।
अब पॉलिटी क्या होता है, तो वह नियम या व्यवस्था जिसके तहत प्रजा पे शासन किया जाता है वह राज्य व्यवस्था होता है। हम लोगों को पढ़ना है इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। हम लोगों को क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी। भारत की राज्य व्यवस्था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम में कितना वेटेज है, यानी भारत की राज्य व्यवस्था से पॉलिटी से एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे कि बीपीएससी, इसमें टोटल 150 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसमें पॉलिटी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। उसी तरह से जैसे कि दरोगा का एग्जाम, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस से, जिसमें से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। इसी तरह से एसएससी में पीटी में 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस में जो इस बार से नया शुरू हुआ है 5 से 7 क्वेश्चन लगभग। और इसके अलावा रेलवे का एग्जाम होता है, इसमें 5 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो ये है एग्जाम का वेटेज। स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी हो गया, इसमें टोटल 150 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें लगभग 15 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। दरोगा में 100 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 मार्क के पॉलिटी से पूछे जाते हैं। एसएससी के पीटी में 25 क्वेश्चन जीएस से आता है, उसमें से 3 क्वेश्चन, और मेंस में 5 से 7 क्वेश्चन जो इस बार से नया स्टार्ट हुआ है। रेलवे में भी लगभग 5 से 8 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस, इसमें जो पहला चैप्टर आता है उसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट के बारे में, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इन सब का अध्ययन हम लोग पहले चैप्टर में करते हैं, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण, यानी हमारा संविधान कैसे बना, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। संविधान निर्माण। तीसरा चैप्टर है संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद,
इसमें हम लोग संविधान में जितने भी भाग हैं और अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है महत्वपूर्ण अनुसूची। और पांचवा चैप्टर है संविधान, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और लास्ट 6 नंबर चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये पॉलिटी का सिलेबस है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम लोग चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, इस सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण, हमारा संविधान कैसे बना, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तीसरा चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है अनुसूची। चौथा में अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं। महत्वपूर्ण अनुसूची, इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे इसमें जो भी संस्थाएं हैं जैसे यूएनओ, WTO, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, भारत सरकार अधिनियम कब आया, भारत परिषद का अधिनियम कब आया। इस सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से। और यह संविधान के भाग एवं अनुच्छेद पढ़ने से पहले आप लोग एक बहुत वर्ड सुनते होंगे, अखंड भारत। तो ये अखंड भारत क्या था, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसे नोट कर लेते हैं। अखंड भारत। तो भारत के जो भी पड़ोसी राज्य हैं उसमें से अधिकांशतः पहले भारत के ही भाग थे, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जितने भी पड़ोसी हैं ये पहले भारत के ही भाग थे। तो ये कब और कैसे इससे भारत से अलग हुआ, आइए हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले भारत से अलग हुआ अफगानिस्तान। ये भारत से अलग हुआ 1893 में। किसके द्वारा? डूरंड लाइन के द्वारा। डूरंड लाइन के द्वारा। दूसरा जो अखंड भारत से अलग हुआ वो है म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था।
ये अलग हुआ 1935 में। और भारत और म्यांमार के बीच जो रेखा है उसका कोई नाम नहीं है किसी व्यक्ति के नाम पे, लेकिन वैसे उसे म्यांमार रेखा कहते हैं। इसके बाद तीसरा पाकिस्तान, जो कि 1947 में अलग हुआ। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ये अलग हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अखंड भारत में से सबसे पहले अफगानिस्तान 1893 में डूरंड लाइन के द्वारा अलग हुआ। म्यांमार बर्मा 1935 में म्यांमार रेखा के द्वारा अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 में रेड क्लिफ लाइन के द्वारा अलग हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सीमा विवाद हैं उनमें से अधिकांश विवाद के लिए यही जिम्मेदार हैं, रेड क्लिफ। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे जब हम लोग भाग 1 का अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे ये डिटेल में। फिर क्या हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इससे पाकिस्तान 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी पाकिस्तान दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। ये 16 दिसंबर 1971 को बना, 16 दिसंबर 1971। और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान। तो ये था हमारे अखंड भारत का इतिहास। अब हम लोग जानते हैं इससे आगे कि आज़ादी के समय जितने भी रियासतें थी 552, उसका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे किया। ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड क्लाइमेंट एटली, उन्होंने घोषणा किया कि भारत को जल्द ही आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत 2 मुल्क में बटेगा, एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। उसके अलावा जो देशी रियासत थे उन्हें 3 विकल्प दिया गया। देशी रियासत को 3 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प दिया गया कि आप चाहें तो भारत में मिल जाएं, दूसरा पाकिस्तान में मिल जाएं, तीसरा स्वतंत्र देश बनाएं, और इसके लिए उन्हें कुल 40 दिन का समय दिया गया। आइए हम लोग इसे नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ब्रिटिश के जो पीएम थे लॉर्ड क्लाइमेंट एटली, इन्होंने क्या किया कि भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और 2 देश बनेंगे, एक बनेंगे भारत और दूसरा पाकिस्तान। और 3 विकल्प दिया गया।
भारत में मिल जाएं, और देशी रियासत को 3 विकल्प दिया गया, भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान में मिल जाएं, पाकिस्तान में, या स्वतंत्र देश बनाए। और इसके लिए 40 दिन का वक्त दिया गया, इसके लिए 40 दिन का टाइम दिया गया। चालीस दिन का टाइम दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, और भारत के तरफ से जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें देशी रियासत को एकीकरण करने का दायित्व दिया गया। तो उनके साथ 2 और लोग थे, एक उनके सचिव वीपी मेनन और दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन, ये सारे लोग थे। तो अब हम लोग उनके बारे में लिख लेते हैं। तो भारत के तरफ से जो देशी रियासत को एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई, और उनके साथ 2 और लोग थे।